Hello everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is doing fine. In today's lecture, we will be discussing about the body fluids. I guess most of you might be aware about the body fluids, and in today's lecture, we will be discussing about this particular topic. So आज हम बात करेंगे अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स। आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। आज हम इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो बेसिकली जो बॉडी फ्लूइड होता है ये हमारी बॉडी का फ्लूइडिक पोर्शन, या आप बोल सकते हो जो एक्वस पोर्शन होता है, यानी जो पानी का कंटेंट होता है हमारी बॉडी का, वही वाला होता है हमारा फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड जो होता है ये बहुत सारे अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड आता है इसमें, या फिर हमारे पास लिम्फ आता है, या फिर हमारे पास सेल्यूलर फ्लूइड्स आते हैं जो कि सेल्स के अंदर होते हैं, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी आता है जो कि सेल्स के बाहर भी होता है। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आप उसको बोल सकते हो। ये सारे के सारे जो है इन सब को हम इंक्लूड करते हैं इन द बॉडी फ्लूइड्स, या आप बोल सकते हो जो हमारी बॉडी का ओवरऑल फ्लूइडिक पोर्शन है। आइडियली जब भी हम बोलते हैं तो वी से कि हमारी बॉडी का अराउंड जो 50 to 60%, या कुछ बुक्स में लिखा गया है 60 to 70% जो कंटेंट हमारी बॉडी का है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फ्लूइड। सो जब भी हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की तो हम ये कहते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड होता है इट बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 50 to 60% ऑफ द ओवरऑल बॉडी वेट, यानी जो बॉडी का 50 से 60% हिस्सा होता है वो बना होता है बॉडी फ्लूइड्स का। जब हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो बेसिकली ये सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन किस चीज का? एक तो इसमें वाटर कंटेंट होता है, साथ में इसमें डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स भी होते हैं या सबस्टेंसेस भी होते हैं जो कि ओवरऑल बनाते हैं फ्लूइड को। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो बॉडी फ्लूइड के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो बॉडी फ्लूइड होता है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इसके लिए जो हमारे पास आता है फ्लूइड दैट इज नोन एज द ब्लड। सो ब्लड जो है ये एक बॉडी फ्लूइड है। इसकी मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, हार्मोन्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एटसेट्रा। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी ये यूज होता है। सो इन केस ऑफ मेटाबॉलिज्म वहां पर भी बॉडी फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में अगर देखा जाए तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब इसी बॉडी फ्लूइड के अंदर ही होते हैं, जो अलग अलग तरीके का हो सकता है। सो बेसिकली ये एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड करता है, ये एक तरीके का एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करता है जहां पे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी बॉडी फ्लूइड्स की ही मदद से होता है। जैसे इसमें यूज होगा एक तो स्वेट, यानी एक स्वेटिंग के थ्रू होगा, और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज ब्लड, क्योंकि ब्लड ही है जो ज्यादा से ज्यादा जब स्किन सरफेस के पास पहुंचेगा तो उसमें फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज होता है हीट। इसी तरीके से बॉडी की ल्यूब्रिकेशन के लिए भी ये बॉडी फ्लूइड बहुत जरूरी होते हैं। सो जो हमारे पास ओवरऑल जॉइंट्स होते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं, या टिश्यूज होते हैं, उन सब में ल्यूब्रिकेशन बहुत जरूरी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइंट्स, या फिर हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, या फिर हमारे पास ओवरऑल टिश्यूज होते हैं, तो उन सब के अंदर जो है पाया जाएगा बॉडी फ्लूइड। सो बॉडी फ्लूइड जस्ट एक ही जगह पे नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में बहुत ही अलग अलग लोकेशंस पे ये फैला हुआ है, अलग अलग फॉर्म्स में है, जिस वजह से ओवरऑल बॉडी का 50 से 60% हिस्सा जो होता है वो इन्हीं बॉडी फ्लूइड्स का बना हुआ होता है। अब जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, क्या ये हर किसी इंसान में इक्वल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एज, ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्स, यानी जेंडर, मेल है या फीमेल है। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी किसी की बॉडी जो है उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, किसी की बॉडी में फैट कंटेंट कम है, उस वजह से बॉडी फ्लूइड में भी डिफरेंस होगी। क्योंकि जो फैट होता है वो वाटर, उसमें आप बोल सकते हो वो वाटर फ्री रहता है ज्यादातर, यानी अगर फैट होगा
तो उस केस में वाटर का कंटेंट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो मसल्स होंगी देन इन दैट केस वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि मसल्स में फैट के मुकाबले पानी का कंटेंट ज्यादा होगा, और जो फैट होता है वो एक तरीके से वाटर फ्री होता है, दैट मीन्स कि उसमें आपको फ्लूइड देखने को नहीं मिलता है। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें हमें समझनी है वो ये है कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, दैट मीन्स कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी फ्लूइड। सो जो अलग अलग चीजें हमारे बॉडी फ्लूइड्स में आती हैं उनमें सबसे पहली चीज जो आती है we call them as इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फर्स्टली हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा सोडियम, हमारे पास आएगा पोटेशियम, हमारे पास आएगा कैल्शियम, या हमारे पास आएगा मैग्नीशियम। सो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और जब इनको देखा जाता है तो ये पाए जाते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। सो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, या आप इनको बोल सकते हो जो कि कैटायॉन्स है। सो हमारे पास कैटायॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, और इनकी मदद से क्या होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होती हैं। जैसे अगर मस्कुलर फिजियोलॉजी देखी जाए या फिर नर्वस फिजियोलॉजी देखी जाए, उन सब के केस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब जब इनकी बात हो ही चुकी है तो समझते हैं कि ये वाले जो अलग अलग आयंस हैं ये ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले सोडियम की, तो जो हमारे पास सोडियम होता है यानी जिसको आप Na पॉजिटिव कहते हो, ये मोस्टली पाया जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया में। दैट मीन्स कि ये सेल्स के बाहर वाला जो फ्लूइड होता है उसमें ज्यादातर पाया जाएगा। ये जरूरी क्यों होता है, ये जरूरत होती है इसकी नर्व्स में, यानी नर्व्स में जो इम्पल्स होता है वो इसी के थ्रू होता है। मसल्स में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी इसका यूज होता है बहुत ज्यादा, और जो ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस होता है बॉडी में उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये तो बात हुई सोडियम की। अब अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो जो के पॉजिटिव या पोटेशियम होता है ये ज्यादातर इंट्रासेल्यूलर रहता है, यानी इसको मोस्टली आप सेल्स के अंदर देखोगे, और इसका भी मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो ये नर्व फंक्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल सेल वॉल्यूम जो रहता है उसको भी मेंटेन करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये हो गया हमारा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट या एक और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम। सो जो कैल्शियम होता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जरूरी किस चीज के लिए है, एक तो ये जरूरी होता है बोन्स के लिए, यानी बोन फॉर्मेशन, बोन स्ट्रक्चर एटसेट्रा, उसके लिए जरूरी है। दूसरा ये जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें भी हमारे कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में भी इसका रोल होता है। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ट्रांसमिट होता है इम्पल्स, तो वहां पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके वहां पर एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है। इसके अलावा ये हेल्पफुल है इन मसल कंट्रैक्शन एज वेल। सो ये अलग अलग चीजों में भी जरूरी होता है, जैसे बोन्स में भी जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग में भी जरूरी है, नर्व के इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी जरूरी है, और इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन में भी जरूरी होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कैटायन अगला है दैट इज नोन एज मैग्नीशियम या Mg2 पॉजिटिव। ये वाला जो आयन होता है ये ज्यादातर इन्वॉल्व होता है एंजाइम फॉर्मेशन में। जो डिफरेंट एंजाइम्स फॉर्म होती हैं उस केस में मैग्नीशियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा
मसल्स में भी यूज होता है ये, और ये नर्व्स में भी यूज होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है ये बोन स्ट्रक्चर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स बोन्स, मसल्स और नर्व्स के लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम आयन। तो ये तो हुई थी बात हमारे पॉजिटिवली चार्ज जो आयन्स होते हैं या जिनको आप कैटायंस कह सकते हो उनके बारे में। अब बात करते हैं हमारे एनायंस की, यानी जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उस केस में हमारे पास क्या क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपने सुना होगा Cl नेगेटिव, यानी जो हमारे पास क्लोराइड होता है। इस केस में ये ज्यादातर पाया जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया में, वहीं पर जहां पर सोडियम ज्यादा पाया जाता है। तो इसका ओवरऑल काम क्या होता है, ये एक तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, दूसरा ये जरूरत लगता है हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही सेल अपनी शेप को मेंटेन करता है, इस वजह से Cl नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। नेक्स्ट जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है दैट इज HCO3 नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो होता है इसका अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करेगा, क्रूशियल होता है ये सबसे ज्यादा, जो एसिड बेस बैलेंस होता है। आपने सुना होगा एसिडोसिस एल्कलोसिस, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आप ओवरऑल बोल सकते हो कि जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने के लिए HCO3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया एक और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा आता है जो कि इसमें जरूरी है, तो हमारे पास आता है वी कॉल दैट एज HPO4 2 नेगेटिव। ये जो है इसको हम कहते हैं फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट होता है इसका क्या काम रहता है, अगेन ये ज्यादातर पाया जाएगा इंट्रासेल्युलर एरिया में। इंट्रासेल्युलर एरिया में ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये ATP के लिए यूज होता है। यानी आप बोल सकते हो कि ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। सो एनर्जी ट्रांसफर में जो जरूरत होती है हमारे पास वो ATP की होती है, उस केस में फॉस्फेट बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये लगता है बोन फॉर्मेशन के लिए, एज वेल एज ये एक बफर की तरह काम करके बहुत सारी फंक्शंस को जो है फास्ट करवाता है। तो इस तरीके से जो फॉस्फेट है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के एक आप बोल सकते हो, जो प्रोटी अमाइनो एसिड्स आपने सुना होगा, तो ये भी एनायंस की तरह ही काम करते हैं जब ये सेल्स के अंदर होते हैं या फिर जब ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंसिडर्ड एज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इसके आगे जब हम चलेंगे तो हमारे पास आते हैं वो चीजें जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बल्कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज किस लिए जरूरी है सबको पता होगा, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूरिया जो कि बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाएगा। ये एक तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये भी एक तरीके का नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट है, सोल्यूट है जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स में होता है। इसके अलावा होता है हमारे पास क्रिएटिनिन। सो क्रिएटिनिन जो होता है ये भी एक डिसॉल्व्ड सोल्यूट है जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाएगा। मोस्टली ये मसल के कंट्रैक्शन या मेटाबॉलिज्म के टाइम पे निकलता है। जब मसल्स में एनर्जी सोर्स आप देखते हो वहां पे क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है जो कि हमारी बॉडी में बनता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें पाए जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास आता है एक और चीज विच वी कॉल एज द लिपिड्स। तो जो लिपिड्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है
कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स, लेकिन ये लिपिड होता है। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। सो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स बट दे आर लिपिड्स। ठीक है, बेसिकली इनका काम होता है, ये एक एनर्जी सोर्स की तरह होते हैं, जहां से अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो हम एनर्जी निकालते हैं लिपिड से ही। इसके अलावा लिपिड्स का काम सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, क्योंकि आपने सुना होगा हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बार पढ़ा था कि हमारा सेल मेम्ब्रेन बना है फॉस्फोलिपिड्स का, तो वहां पे भी लिपिड का पार्ट है, जिस वजह से ये भी हमारे बॉडी फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। इसके अलावा हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसॉल्व्ड गैसेस भी आती हैं, जिसमें एक तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आएगा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड का एक पार्ट बनती है। जब हम बात करेंगे जो रेस्पिरेशन होता है वहां पर जो ब्लड के साथ मिक्स होता है। अब ये तो हो गया ओवरऑल जो कंटेंट होता है हमारे फ्लूइड्स में, यानी क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो किन एरियाज में पाया जाएगा। बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्लूइड्स की तो ये दो तरीके के एरियाज में पाया जाता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर पार्ट, यानी जो पार्ट सेल्स के अंदर होता है, और दूसरा जो होता है वी कॉल दैट एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, यानी जो सेल्स के बाहर होता है। तो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली बनाता है 33% के आसपास ओवरऑल फ्लूइड में, और जो सेल्स के अंदर होता है वो बेसिकली बनाता है 66% के आसपास ओवरऑल बॉडी फ्लूइड में। सो हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इंट्रासेल्यूलर पार्ट or the intracellular fluid forms the 2/3 part of the total body fluid। ठीक है, तो टोटल बॉडी फ्लूइड का 2/3 पार्ट, और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है ये बनाता है 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात करें तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है वो उसके मुकाबले उससे ज्यादा होगा, या आप बोल सकते हो उससे दोगुना होगा। अब अगर इस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात करें तो ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड फर्दर डिवाइडेड होता है। इसमें एक आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल होता है जो कि सेल्स के बीच में हो, ना कि सेल्स के अंदर हो, यानी टिश्यूज के अंदर जो पाया जाएगा, ये बनाएगा इसका 75% अमाउंट। और जो प्लाज्मा होता है वो भी एक तरीके का एक्स्ट्रा सेल्युलर पार्ट है, ये बनाएगा ओवरऑल 25% तक, या आप बोल सकते हो 20 तक। कुछ केसेस में हमारे पास कुछ और भी फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड जो होता है बेसिकली ये ओवरऑल अपनी पोजीशन या अपना कंटेंट चेंज करता रहता है, कभी सेल के अंदर चला जाता है कभी सेल के बाहर, तो ये ज्यादा नहीं बनाता बल्कि 5% के आसपास ये बनाता है। तो जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है बेसिकली ये वो वाला है जो सेल्स के अंदर पाया जाएगा, ये बनाएगा अराउंड 66%। तो 66% जो होता है यही बनाता है ओवरऑल। अगर ये 66% माना जाए तो एक आइडियल अडल्ट जो होता है, एक नॉर्मल अडल्ट जो होता है, उसमें अराउंड अप्रोक्सीमेटली 25 लीटर्स तक ये बनता है। सो इसमें जो 2/3 पार्ट होता है टोटल बॉडी वाटर का वही आता है। तो इसमें अगर देखा जाए मोस्टली हमारे पास, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे होते हैं, तो जो अगर हम देखें जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। सबसे पहले ये बनाएगा अराउंड 25 लीटर्स, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। सो अप्रोक्सीमेटली ये बनाएगा 25 लीटर्स, जो कि है 2/3। इसमें मोस्टली पाया जाएगा पोटेशियम और इसमें पाया जाएगा मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम और पोटेशियम ये दो ज्यादा पाए जाएंगे हाई कंसेंट्रेशन में। इसके अलावा इसमें पाया जाएगा फॉस्फेट, ठीक है, नेगेटिवली चार्जड में पाया जाएगा फॉस्फेट, पॉजिटिवली में पाया जाएगा पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा ऑर्गेनिक एनियॉन्स भी पाए जाएंगे इसमें, और अगर देखा जाए कम कंसेंट्रेशन में इसमें होगा सोडियम, इसके अलावा क्लोराइड, क्योंकि वो ज्यादातर एक्स्ट्रा सेल्युलर पोर्शन में
पाया जाता है। सो वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो कितना बनाता है, वो बनाता है अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर्स तक बना सकता है। कुछ बुक्स में इट कैन बी 13 to 14 लीटर्स। सो हम अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर्स मान के चलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर से बनाएगा। इसमें एक आता है इंटरस्टिशियल वाला। इंटरस्टिशियल जो होता है ये ओवरऑल बनाता है इसका मैक्सिमम पोर्शन अप टू 12 लीटर से बना सकता है। इस केस में अगर देखा जाए जितनी भी सेल्स हैं वो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भरी हुई होती हैं सारी सेल्स, यानी ये टिश्यूज के अंदर पाया जाएगा फ्लूइड लेकिन सेल्स के बाहर, यानी जितनी भी सेल्स हैं वो इसी फ्लूइड के अंदर भरी हुई होंगी। यानी ये ओवरऑल 75% या मेजर कंटेंट बनाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। इस केस में अगर देखा जाए ये सिमिलर वैसे ही होगा कंटेंट जैसे प्लाज्मा का है, लेकिन इस केस में प्रोटीन का कंटेंट कम होता है। सो अगर इसमें देखा जाए जो प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा के मुकाबले रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लाज्मा की या ब्लड प्लाज्मा भी जिसको आप कह सकते हो, प्लाज्मा बेसिकली बनाता है अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर्स ऑफ द ओवरऑल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इस केस में अगर देखा जाए ये नॉन सेल्यूलर पोर्शन है ब्लड का, यानी ब्लड में दो चीजें होती है, एक होता है फ्लूइड, दूसरा होता है सेल्स। तो अगर हम सेल्स को अलग करें तो जो फ्लूइड बचता है वही है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, अगर कंपोजिशन देखा जाए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह ही कंपोजिशन है, बस ये होगा कि इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के मुकाबले प्रोटीन्स जो होंगी वो ज्यादा होंगी। सो इस केस में द प्रोटीन्स विल बी हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वायर द प्रोटीन्स आर एक्चुअली लोअर। ओके, सो इस केस में ये चीजें हैं जो वेरी करेंगी। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन्स में क्या आएगा, एल्ब्यूमिन आएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन आएंगे जो कि जैसे आईजीजी, आईजीई एटसेट्रा वो होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इसलिए इसमें पाए जाएंगे क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं जो कि इजीली कैपिलरीज के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टिश्यूज में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है उसमें जा नहीं पाते ये ज्यादातर, क्योंकि ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से यहीं पे रहते हैं। और इनका यहाँ पे काम क्या होता है, बेसिकली ये यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से सेल्स अपनी शेप को और ओवरऑल जो फ्लूइड होता है वो अपनी लेवल्स को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला पोर्शन। इसके अलावा इसमें आएगा हमारा ट्रांस सेल्यूलर पोर्शन। ट्रांस सेल्यूलर वाला पोर्शन जो होता है इस केस में क्या होगा, यहां पर बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स कुछ जो स्पेसिफिक कैविटीज होती हैं बॉडी में वहां पाया जाएगा। इसमें आएगा फॉर एग्जांपल हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको आप सीएसएफ कहते हो, इसमें आएगा हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट्स में होता है, इसमें आएगा जो आईज में होता है एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर वो भी इसी में आएगा। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट जिसको हम कहते हैं ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि ये जो है ये अपने आप बोल सकते हो वॉल्यूम को चेंज करता रहता है या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। इसके अलावा इसमें आएगा फॉर एग्जांपल प्लूरल फ्लूइड आएगा, या फिर हमारे पास इसमें आएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड आएगा, या फिर हमारे पास इसमें आएगा पेरिटोनियल फ्लूइड। ये सारे फ्लूइड जो हैं दीज आर ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड्स। ठीक है, इवन बाइल कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जिसको हम कहेंगे ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ओवरऑल ये बनाएगा 1 to 2 लीटर्स अप्रोक्सीमेट, नॉट इक्वल। ओके, सो अराउंड 1 से 2 लीटर ये बना सकता है जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के मुकाबले काफी कम है। कहाँ 14-15 लीटर और कहाँ 1 लीटर, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अब ये है कि क्या ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये जो एक्सचेंज होता है दिस एक्सचेंज ऑफ द फ्लूइड कैन ऑकर अक्रॉस, या यू कैन से जो हमारे पास जो कैपिलरीज होते हैं उनके मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है इनका एक्सचेंज पॉसिबल है। सो इज इट पॉसिबल टू एक्सचेंज द बॉडी फ्लूइड्स, सो क्या इनमें आपस में चेंजेस हो सकती है, जैसे प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो क्या इनके बीच में पॉसिबल है कि एक्सचेंज होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। जहां पर भी कैपिलरीज होंगी उन कैपिलरीज के केस में वहां पर एक्सचेंज पॉसिबल है। सो कैपिलरीज जो होती हैं ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका जो वॉल होता है वो काफी थिन होता है जिसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल होता है, लेकिन इसके लिए फोर्सेस की जरूरत होती है जिनको हम स्टार्लिंग फोर्सेस भी कह सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आएगा
हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसकी वजह से कैपिलरी के बाहर फ्लूइड चला जाएगा, यानी कैपिलरी से बाहर निकलेगा फ्लूइड, ठीक है। और अगर हम दूसरा देखें उसमें आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या होगा, कैपिलरी के अंदर फ्लूइड आएगा। सो इस केस में कैपिलरी के अंदर फ्लूइड चला जाएगा, जबकि हाइड्रोस्टैटिक के केस में कैपिलरी के बाहर चला जाएगा। नॉर्मली जो होता है ये फोर्सेस यानी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और ऑस्मोटिक फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर और बाहर जो ओवरऑल नेट एक्सचेंज अगर देखा जाए तो फ्लूइड लॉस नहीं होता। दैट मींस हाइड्रोस्टैटिक की वजह से कैपिलरी से जितना फ्लूइड निकलेगा उसी हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कैपिलरी में उतना फ्लूइड ऐड होता जाएगा। तो ये दोनों जो प्रेशर्स हैं या फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो जब ये बैलेंस करेंगे इस वजह से कोई भी फ्लूइड लॉस नहीं होता और इस प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहेगा। ये नॉर्मली होता रहता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी इशू विद दिस एक्सचेंज जो कि वहां पर कैपिलरी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्या इन दोनों में एक्सचेंज पॉसिबल है? बिल्कुल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी आपस में हो सकते हैं एक्सचेंज। सो इंट्रासेलुलर कैन एक्सचेंज विद एक्स्ट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कैन एक्सचेंज विद इंट्रासेलुलर। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। वहां पे अगर आप देखोगे तो हम अलग अलग चीजों को आप बोल सकते हो देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, तो उस हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर भी वेरी करेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन जो सोल्यूट्स का होता है उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो होता है ये मेनली डिफाइन करेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बनेगा, जिस वजह से जो ऑस्मोलैरिटी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि उसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो अगर सोडियम की लेवल और ज्यादा बढ़ जाए तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड बनता है। अगर वो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन बढ़ेगा बाहर। तो सेल जो होती है, सेल के अंदर से जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड मूव करेगा टुवर्ड्स आउटर एरिया, या आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है उसमें मूव करेगा एक्स्ट्रा फ्लूइड, जिसकी वजह से सेल में होगा श्रिंकेज या आप बोल सकते हो डिहाइड्रेशन। अब अगर हम बात करें इसमें अगर सोडियम लेवल्स कम हो जाए तो उस केस में जो सेल होती है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बाहर के मुकाबले ज्यादा है, तो बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल का साइज बढ़ेगा और सेल में होगी स्वेलिंग या आप हो सकते हो एडीमा। तो सेल जो है उस केस में स्वेल हो जाएगी या उसमें एडीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सेल वहां पर बर्स्ट भी हो सकती है यानी फट भी सकती है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर में भी एक्सचेंज होता रहता है। अब क्योंकि हमने ये सिचुएशन समझ ली तो इसी हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि जो फ्लूइड होते हैं इससे ओवरऑल बॉडी में क्या चीजें मेंटेन होके रहेंगी। सो बेसिकली इससे जो चीज मेंटेन करके रखेंगे हम वो है फ्लूइड बैलेंस। अब फ्लूइड बैलेंस जो होता है उससे जब मेंटेन करके हम रखेंगे तो क्या क्या चीजें प्रिवेंट की जाएगी। पहला, इसमें प्रिवेंट किया जा सकता है डिहाइड्रेशन को। सो हम डिहाइड्रेशन को ठीक कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस। इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो हमने अभी देखी एडीमा या स्वेलिंग जिसमें होती है, तो इस केस में भी इसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके लेवल्स में चेंजेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो होता है इस केस में जो सोडियम होता है उसकी लेवल्स ड्रॉप कर जाती है यानी उसकी लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगी। वी कॉल दैट एज हाइपोनेट्रीमिया। अगर ये हाइपर होगा देन इन दैट केस जो सोडियम लेवल्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। इसी तरीके से हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया जो होता है इस केस में क्या होगा, जो पोटेशियम लेवल्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। हाइपोकेलीमिया मतलब
इसकी लेवल्स कम हो जाएंगी। इसी तरीके से हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सारी चीजें भी अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि देखी जाती है। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब थोड़ा सा आइडिया जो एसिड बेस बैलेंस आपने सुना होगा उसके बारे में। क्या होता है एसिड बेस बैलेंस? बेसिकली आपको अगर इस चीज को समझना है तो आपको ये देखना है कि हमारे पास जो आप बोल सकते हो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें आयन्स बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करोगे तो उसकी वजह से हम मेंटेन करके रख सकते हैं पीएच। अब जब एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो हम बेसिकली ज्यादातर बात करेंगे अबाउट ब्लड। तो ब्लड का जो पीएच होता है इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडियली हमारा नॉर्मल पीएच जो होता है दैट इज 9.35 टू 7.35 टू 7.45। तो इतना होता है हमारा नॉर्मल ब्लड का पीएच। लेकिन अगर ये लेस देन 7.35 हो तो ये बन जाएगा एसिडिक, यानी उस केस में होगी एसिडोसिस, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 7.45 होगा देन इन दैट केस, इस केस में ये ज्यादा एल्किलिक बनेगा और ये बन जाएगा एल्किलोसिस। सो एसिडोसिस जो होता है इस केस में पीएच होगा लेस देन 7.35। अगर ये होगा तो पेशेंट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शन में इफेक्ट्स आएंगे और पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। और अगर हम एल्किलोसिस की बात करें तो इस केस में क्या होगा, नर्व्स और जो मसल्स होती हैं उनके नॉर्मल फिजियोलॉजी में वेरिएशंस आएंगी, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस अगर इधर उधर हो जाए या डिसबैलेंस अगर हो जाए तो बॉडी में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये वेरिएशंस हम देखें तो ये होती हैं जब वहां पर कोई चेंजेस आए पीएच में। अब उससे पहले हम ये सोचे कि पीएच चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमें ये देखना है कि ये पीएच मेंटेन करना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली जब आप पीएच मेंटेन करते हो, ठीक है, तो वहां पर बॉडी की सारी फंक्शन नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें डिविएशन हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम जो होंगे वो सही से काम नहीं करेंगे, यानी उनमें डीनेचुरेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा, तो नॉर्मली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मली काम नहीं करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी यहां पर नहीं होगा। तो अगर ये चीज, अगर हम फ्लूइड बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये भी होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होगा तो उसकी वजह से दो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी, एक होंगी नर्व्स और दूसरी होंगी हमारी मसल्स। सो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एसिड बेस बैलेंस नहीं है तो ये नर्व और मसल फंक्शन जो होगी वो भी यहां पर डैमेज होगी, ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो क्या करता है अगर एसिड बेस इम्बैलेंसेस हो। बेसिकली जब एसिड बेस इम्बैलेंसेस होती हैं तो हमारे पास दो तीन सिस्टम्स हैं जो कि फंक्शन करेंगे। उन सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास बफर्स, जो केमिकल बफर्स होते हैं। वो केमिकल बफर्स में क्या क्या आएगा, हमारे पास आता है बाइकार्बोनेट बफर। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या करेगा, इन केस ऑफ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम द मेन बफर इज यू कैन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, दैट इज HCO3 नेगेटिव जो होता है ये बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलता है और वहां से बनेगा जिसको हम कहेंगे H2CO3। H2CO3 जो होता है यहाँ से एक H पॉजिटिव अलग होगा तो वहां पे बचेगा HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है जब ये होगा यहाँ पे तो ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा। अब दो चीजें होती हैं हमारे पास मेनली, एक तो हो गया केमिकल वाला जिसमें बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अलावा
फॉस्फेट भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फेट जैसे हमने अभी थोड़ी देर सुना, फॉस्फेट के केस में क्या होगा, ये यूरिन और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर ये उसका बैलेंस मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन एटसेट्रा जो होता है उसके सिस्टम को मेंटेन करना, ये प्रोटीन बफर सिस्टम काम करता है। तो ये हो गया केमिकल बफर्स जो कि हमारी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है बाइकार्बोनेट यानी HCO3 नेगेटिव, जो कि हमारी बॉडी में होता है, तो उस वजह से एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है। ये इंस्टेंट होता है, यानी ये जब काम करेगा तो ये काफी ज्यादा क्विकली करेगा, काफी ज्यादा क्विकली एक्ट करेगा। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी केस से। सो इसी वजह से हमारे पास एक आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, दूसरा आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक के केस में HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट्स इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेटरी के केस में हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो ब्रीदिंग रेट्स जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल से। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जब ब्लड में होती हैं तो वो कीमो रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन को पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स के बारे में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा हो तो हमारा ब्रेन जो है हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं। ठीक है, तो एसिडोसिस अगर होगा, एसिडोसिस के केस में क्या होगा, बेसिकली वहां पर जो CO2 लेवल्स हैं वो CO2 लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी। जब CO2 लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी बॉडी जो है हाइपर वेंटिलेट करेगी। दैट मीन्स इस केस में हमारी बॉडी जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। इस तरीके से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां पे देखा जाएगा, इसकी लेवल्स जब आप बोल सकते हो तो वो क्या करेगा। देखो, बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा होती हैं तो उसकी वजह से जो H पॉजिटिव होता है उसका कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो रिड्यूस हो जाता है। जब उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है तो pH जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडोसिस होती है। ठीक है, अब एल्कलोसिस के केस में क्या होगा, एल्कलोसिस के केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी लेवल्स कम होंगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होंगी तो हमारी बॉडी उस केस में हाइपर वेंटिलेट नहीं करेगी बल्कि हाइपो वेंटिलेट करेगी। यानी इस केस में जो बॉडी है वो यहां पर बेसिकली आप बोल सकते हो ब्रीदिंग कम हो जाएगी। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम है तो हमारी बॉडी जो है वो ब्रीदिंग को कम करेगा, यानी अगर हम देखें तो हाइपो वेंटिलेशन होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी में रिटेन किया जाएगा। जब ये रिटेन किया जाएगा तो इसकी वजह से इंक्रीज होगा क्या, H पॉजिटिव। तो जब H पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो ये pH को कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो एल्कलोसिस हुआ था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एल्कलोसिस में pH ज्यादा हुआ होगा और इस पर्टिकुलर फिनोमिना की वजह से वही pH कम हो जाएगा, तो वो एल्कलोसिस से निकल के नॉर्मल की तरफ आना शुरू करेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी में केमिकल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं ये मेंटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस। अब तीसरा सिस्टम कौन है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो मेंटेन करके रखता है हमारा एसिड बेस बैलेंस। सो इन दैट केस वी हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज आवर रीनल सिस्टम। सो जो रीनल सिस्टम होता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यू कैन से एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ये वाला जो है ये सबसे लंबा चलेगा, सबसे स्लो होता है। जैसे हमने जो पहला पढ़ा जिसमें हमने बाइकार्बोनेट सिस्टम पढ़ा, उस केस में वो इंस्टेंट काम करता है। जब हम रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो वो मिनट से लेके घंटों तक चल सकता है, और जो रीनल सिस्टम है ये घंटों से लेके डेज तक चल सकता है, या आप ये बोल सकते हो कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम है इन केस ऑफ मेंटेनिंग द यू कैन से एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए मोस्ट पावरफुल सिस्टम जो है दैट इज द रीनल सिस्टम। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रेगुलेटर्स देता है जिसकी वजह से लंबे टाइम तक वो रहेगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली एक्सक्रीशन करवाता है किस चीज का, H पॉजिटिव आयंस का। सो जब H पॉजिटिव आयंस का एक्सक्रीशन होगा तो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है उसको भी ये मेंटेन करेगा। तो HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव
इनका ये डायरेक्ट एक्सक्रीशन या आप बोल सकते हो रिटेंशन करवाता है, जिसकी वजह से ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस को ठीक कर सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये रीअब्सॉर्ब करेगा HCO3 नेगेटिव को और नए HCO3 नेगेटिव्स भी बनाएगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव जो होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। जब H पॉजिटिव यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, दैट मीन्स H पॉजिटिव की लेवल कम हो जाएगी और pH जो होता है वो एसिडिक से जाएगा टुवर्ड्स बेसिक। ठीक है, सो वहां पर pH इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ये रिनल सिस्टम जो है ये मेंटेन करके रख सकता है हमारा एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, अब जो इसमें की पैरामीटर्स होते हैं जो कि ब्लड में देखे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं है, तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लड में जो पीएच होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ब्लड का पीएच पता करेंगे तो हमें पता चलेगा एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी काफी जरूरी है, इससे भी हमें पता चलेगा, ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट दिखाएगा। इसके अलावा HCO3 नेगेटिव जो कि बाइकार्बोनेट है, इनसे हमें पता चलेगा अबाउट द यू कैन से एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट यू कैन से थिंग्स थ्रू विच वी कैन एक्चुअली डिटेक्ट वेदर देयर इज एसिडोसिस और एल्कलोसिस। सो इट वाज एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड जो हमारे पास एसिड बेस बैलेंस होता है उसके बारे में। आई होप कि जो भी हमने पढ़ा वो हमने अच्छे से समझा, और हमें अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी वहां पर कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट if there is no doubts, no queries, no confusions, then I should close my lecture for today. I hope everyone understood everything. Still, if there was any type of doubt, question or confusion, you can just ask in the comment section. And thank you so much. Till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz.